तो आखिर दम में कहाँ कमी रह गई कि सबिहा अंसारी बसपा की प्रत्याशी बन गई और जिसको जिताने का दम भर रही थी अब उसको हराने के लिए लग गई। जब मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाएंगे तब जैसे लगेगा हम जैसे कार्यकर्ताओं का त्याग। देश के प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि जैसे लुच्चा लफंगा बोलता हो, गली का मवाली बोलता हो। मोहन जी के सामने मजबूरी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वह भी जो संसद पद की गरिमा है उस गरिमा को तार तार कर रखा है। अभी आपने देखा कि रामभद्राचार्य जी के यहाँ जाके कुछ बोल रहा है और उसमें जनसंख्या को लेकर के कुछ बयान दे रहा है। यहाँ जो जिस तरीके से पैसे का नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, यह क्या लोकतंत्र के शुभ संकेत मानते हैं? साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रवीर सिंह जी हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सदर के चुनाव को लेकर के और साथ ही साथ लालगंज के चुनाव को लेकर के, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है कि दोनों प्रत्याशियों को जीत दिलाया जाए। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे कारनामे हो जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के अभियान को झटका भी लग रहा है। सीधे हम लोग बातचीत करेंगे जिलाध्यक्ष महोदय से, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये समाजवादी पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो बीच बीच में कारनामे हो रहे हैं उससे पार्टी कैसे बचेगी और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को कैसे विश्वास दिलाएगी कि ऑल इज़ वेल। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कारनामे से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी हाल ही में पालीवाल गेस्ट हाउस में एक समन्वय बैठक आप लोगों ने करी थी, जिसमें जो मौजूदा बसपा की प्रत्याशी हैं सबिहा अंसारी, उन्होंने ज़ोर दे करके कहा था कि इंशाल्लाह हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव जिताकर ही दम लेंगे। तो आखिर दम में कहाँ कमी रह गई कि सबिहा अंसारी बसपा की प्रत्याशी बन गई और जिसको जिताने का दम भर रही थी अब उसको हराने के लिए लग गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप आजमगढ़ जनपद के लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में न कोई टूट हुई है और न आगे कोई टूट होने वाली है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और इस पूरे देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो भारत को तोड़ने का काम कर रही है, उसका प्रधानमंत्री देश में झूठ थोप रहा है और उनकी भाषा देश के प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि जैसे लुच्चा लफंगा बोलता हो, गली का मवाली बोलता हो। जब एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा, हम वो तो संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, परंपराओं की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो धर्मपरायणता की बात कर रहे हैं, तो एक धर्मपरायण व्यक्ति, सनातन का व्यक्ति, या तो उनको सनातन का ज्ञान नहीं है, जिस तरह की भाषा उनकी है पूरे चुनाव में सारे कार्यक्रमों में बोल रहे हैं अपने, वो निश्चित रूप से एक मवाली की भाषा है, अगर जहाँ तक मुझसे मैं हृदय से बोलूँ तो। अब रहा सवाल कि गठबंधन में हमने समन्वय बैठक कराई। समन्वय बैठक में हम लोग को ऊपर से भी निर्देश था और हम लोग का भी प्रयास था कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कांग्रेस में उपयोगी हो या न हो, अगर कांग्रेस के बैनर तले वो काम कर रहा है तो उसकी सहभागिता सुनिश्चित रहे, उसको ये न लगे कि मैं उपेक्षित हूँ। उसी क्रम में जिन मोहतरमा का आपने नाम लिया उनको ही बुलाया गया था और उन्होंने बोला भी कि इंशाअल्लाह हम विजयी बनाएंगे। तो अब इंशाअल्लाह को साक्षी मान करके उन्होंने विजयी बनाने की बात की थी। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम आप और आपके श्रोता से लगाए देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि वहाँ नीलामी होती है टिकट की, तो टिकट की नीलामी लेने की स्थिति मोहतरमा थी नहीं, फिर भी टिकट उनको मिला। तो उनको टिकट इसी उद्देश्य से मिला कि एक नफरत फैलाने वाली पार्टी जो आजमगढ़ जनपद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव हराने के लिए लंबे अरसे से एक मुस्लिम प्रत्याशी खोज रही थी, सारे उन मुसलमान प्रत्याशियों ने, जिनको मैं जानता हूँ 15-20 की संख्या में, जिन्होंने मना कर दिया। क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो दो विचारधाराओं के बीच है। एक है देश बनाने वाले, जो संविधान के हिसाब से देश चलाने वालों का है, जो लोकतंत्र को बचाने वालों का है, और एक अपनी मनमर्जी से चलाने वालों का जो 10 साल से चला रहे हैं सत्ता में। इन दो पक्षों के बीच में कोई व्यक्ति वोट काटने की भूमिका में नहीं आना चाहता था। बहन जी के सामने मजबूरी ये है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे सुनने में आया है, अभी मेरे पास टेलीफोन आया था कि अभी लोग घोसी में भी प्रत्याशी मुस्लिम खोज रहे हैं। तो वो लोग इस समय की इंडिया गठबंधन कैसे हारे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वह बिना पैसा लिए
तो उसके दो कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है उससे उनको राहत दे रही है। दूसरे, अगर आवश्यकता पड़ी, हम ये कैसे तय कर सकते हैं? ये तो अपनी पार्टी की अपनी निजी राय है, अपनी स्वेच्छा है, अपना विशेषाधिकार है कि हम किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, किसी का टिकट काटते हैं। हम इन बातों से इनकार नहीं कर सकते कि जैसे सबीहा अंसारी ने एक मंच से जिताने का दावा किया और एक हफ्ते के बाद ही बातें इस तरह की आ गई कि उन्हें पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बना दिया गया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर जनता भरोसा कैसे करे नेताओं पर। मैंने देखा था आप व्यक्तिगत रूप से एक एक कार्यकर्ता की पहचान धर्मेंद्र यादव से करा रहे थे। अब तो ये सवाल धर्मेंद्र जी की तरफ से भी आ सकता है कि अध्यक्ष जी, आपने जिनको भरोसेमंद समझ करके हमसे मुलाकात करवाया, जिनको जिम्मेदारी दी, वही छोड़ के मैदान भाग रहे हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि उस कार्यक्रम में लगभग 400-500 लोग थे और भागने वालों की संख्या, एक आपने नाम लिया, एक और लोग हैं, वो सीनियर थे, पहले हमसे पहले अध्यक्ष थे। बाकी लोग जो गए वो दल में नहीं थे। एक सांसद जी पहले 4 साल पहले ही निष्कासित थे, वो लगातार प्रयास में थे, वो भाजपा उनको ज्वाइन करा ले, लेकिन जब इधर बीच हल्ला हुआ ना कि छत्री नाराज़ है, भाई गुजरात से लेकर के पश्चिम तक छत्री नाराज़ है, यहाँ भी चर्चा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास कर चूँकि वो 4 साल से निष्कासित थे पार्टी से, कांग्रेस में प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस ने भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई थी। और भी जो लोग आए थे कांग्रेस में कभी थे, इधर बीच कांग्रेस में नहीं थे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विगत 4 वर्षों में कांग्रेस ने हर मुद्दे को टच किया है, जनहित के मुद्दों को लेकर हर जगह संघर्ष किया है, सभी दल से बढ़ चढ़ करके आगे रह करके विपक्ष की भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भी अगर गठबंधन को पूरे हृदय से और मानसिक रूप से अगर स्वीकार अगर है तो निश्चित रूप से उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि देश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जानी चाहिए। ये देश के लोगों के लिए भी आवश्यक है और संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए भी आवश्यक है। अब रहा सवाल जिनको बसपा का टिकट मिला है, निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि एक अच्छा अवसर है, पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं मिला, कभी मोहरा बनने में भी लोगों को का नाम हो जाता है, उन्होंने ले लिया होगा, उनकी बात है। लेकिन अगर ज़िले की जनता 2 पार्टियों के बीच में वो चुनाव को इस नज़रिए से देख रही कि एक को हराना है, एक को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वह भी जो संसद पद की गरिमा है उस गरिमा को तार तार कर रखा है। अभी आपने देखा कि रामभद्राचार्य जी कहाँ जाके कुछ बोल रहा है और उसमें जनसंख्या को लेकर के कुछ बयान दे रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, उसकी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज, उसके साथ समर्थकों की टीम, मतलब मैं समझता हूं कि मेरी भी अवस्था 49 साल हो गई, मैं भी छात्र राजनीति से आता हूं। विगत 10 साल पहले जो लोग आज की डेट में राजनीति में स्थापित हैं उनका कहीं नामो निशान नहीं था, तो ऐसे में इस तरह के सांसद की कल्पना हमने नहीं की थी। इसके पहले भी भाजपा के, बसपा के और अन्य दलों के सांसद थे, उनसे इस तरह की तकलीफ, इस तरह की पीड़ा नहीं थी। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति आ जा रहा है वह अपने स्वार्थ में आ जा रहा है। आज ज़रूरत है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और देश में एक ऐसे विचारधारा के साथ खड़े होने का जो देश को एक सूत्र में बांध करके लेके चल सकता है, वो इंडिया गठबंधन है। तो आप लोगों को लगता है कि सबीहा अंसारी के जाने से आप लोगों की आजमगढ़ वाली मुहिम पे झटका लगा है? नहीं, कोई झटका नहीं लगा, कोई झटका नहीं लगा है। हाँ, इतना अवश्य है कि कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता थी और उनको एक अवसर मिला, उस अवसर को वो भजाना चाहेंगे, लेकिन इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। चर्चा है मुबारकपुर में, क्योंकि अंसारी बाहुल्य इलाका है, बुनकर बाहुल्य इलाका है, मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। बसपा का वोट जिस तरह से आकाश आनंद पार्टी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से बसपा का जो पुराना वोटर था जो कहीं ना कहीं इधर उधर छिटक रहा था, वो भी एक साथ आ गया है। तो ऐसे में दलित वोटर और मुसलमानों में अगर खास करके मुबारकपुर के बुनकर बाहुल्य इलाके में सबीहा अंसारी ने सेध लगा दिया, फिर तो गठबंधन के प्रत्याशी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मुबारकपुर कस्बे के लोगों के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, उसको कुछ लोग अंसारी समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं जो उनके आंकड़े पिछड़ी जातियाँ, पसमानदा अशराफ, सीधा हाँ, मैं ये समझ रहे हैं कि एक भेद कि जो है एक बड़ा मुसलमान, छोटा मुसलमान, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो मेरी जो सोच समझ मुबारकपुर के लोगों के प्रति है वो मेहनत कश लोग हैं वो। और मुबारकपुर आप जान ही रहे हैं, पूरे देश और दुनिया में हथकरघा के क्षेत्र में बनारसी साड़ी जो जानी जाती है, उसमें मुबारकपुर का भी अपना एक अहम रोल है। तो वो कामकाजी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं और व्यवसायी लोगों को मालूम है कि सरकार ने उनका क्या किया है। लगभग 7 महीने से उनका कारोबार प्रभावित है, उनसे जाके पता कर लीजिएगा। MSME के तहत एक जो नियम आया हुआ है जनवरी का, उनका कारोबार ठप है। अगर मुबारकपुर के लोग चाहेंगे कि हमारा कारोबार बढ़े
मुबारकपुर के लोग चाहेंगे कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, जिससे हमारे अधिकार सुरक्षित रहें। हमें और जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्राप्त हो सकती हैं वो एक ऐसी सत्ता है जो हमें सहायता प्रदान करके हमारे जीवन स्तर को और अच्छा करे, तो निश्चित रूप से उनके साथ नहीं जाएगी। और अगर जाति धर्म मजहब में बढ़ जाएगी, छोटी सस्ती चाहतों के बीच जाएगी, तो अलग विषय चला जाए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत समझदार लोग हैं और व्यापारी बहुत समझदार होता है, वो हाँ नीलाव अपना समझता है। एक चर्चा है अध्यक्ष जी, पसमानदा समाज की मुस्लिम महिला को टिकट दे देना, पहली बार किसी ने दिया है आजमगढ़ में पसमानदा समाज को टिकट, ये सारी बातें हो रही हैं। मैंने मुबारकपुर कस्बे के बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, उनका सीधा कहना है कि हम अब जो है अपने पसमानदा समाज की बेटी के साथ जाएंगे। देखिए, मैं आपकी बात को एकदम डिनाई नहीं कर सकता। जो लोग, कुछ लोग कहने वाले लोग, आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। मैं भी चुनाव लड़ा था ना, ठीक है, मैं बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ा था, अपनी पार्टी से लड़ा था। और मैं संघर्ष करने वाला एक व्यक्ति, नौजवान था। 25 साल से लगातार राजनीति के अलावा कुछ किया नहीं। मैं आज़ादी के बाद सबसे कम वोट पाया। रिश्तों की कमी नहीं थी, सम्मान में भी कमी नहीं थी। लोग कहते भी थे कि अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन वोट तो नहीं मिला ना। तो देखिए, कहना किसी के बारे में कि नहीं वो प्रत्याशी ठीक, उनके साथ रहा जाएगा, उसको वोट देना, दोनों में अंतर है। जब आदमी वोट देने जाएगा तो बस एक चीज़ देखेगा कि देश का हित कहाँ है। अब मुबारकपुर के खास तौर से मुसलमान इतना समझदार है, आज तक वो अपनी जाति के साथ नहीं गया, अपनी जाति का नेता नहीं माना। मुसलमान ने किसी ने पूछा नहीं, किसी ने दिया नहीं, इसलिए गया नहीं। आपसे मैं बता दूं, बहुत मिला, टिकट बहुत मिले, और पसमानदा समाज के लोग भी बड़े बड़े पदों पर रहे। ऐसा नहीं कि नहीं रहे, आप उसका देख लीजिए, इतिहास खंगाल लीजिए। आज के समय में नहीं है, क्योंकि 35-36 सालों से सत्ता किसकी है? आपकी यही आज बसपा आज ने दी है, इसके पहले क्यों नहीं आजमगढ़ में दी थी? आज तो एक ऐसी भावना से दी है ना, उसकी भावना सही नहीं आज देने की। आज उसकी भावना जो विजय रथ है इंडिया का, को तो पहले भी बसपा ने दे रखा था। नहीं, मुसलमान को बसपा ने, जिस पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, उसको कहाँ कभी दिया था? यहाँ पर पसमानदा को नहीं दिया था। तो पसमानदा को नहीं दिया था ना, तो मुसलमान को तो बहुत लोगों ने दिया। भाई मुसलमान तो कांग्रेस पार्टी से लेके, सपा से लेके, इन दोनों के अलावा भाजपा ने तो कभी दिया। आपको लगता है कोई असर नहीं होगा? कोई असर होगा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि देश का संविधान बचे, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो आपके अधिकार नहीं बचेंगे, और आपके अधिकार नहीं बचेंगे तो फिर अगर हम ही हैं, अगर हमको छत्ती को देखना होगा तो हम चले जाएं भाजपा में। सब तो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है छत्ती विरोधी पार्टी है, वही पीडीए की बात कर रही है। अगर हम देश प्रेमी हैं, हमें देश की बेहतरी के लिए काम करना है, तो निश्चित रूप से हमको सेकुलर होना होगा, जात धर्म से ऊपर उठना होगा, और संविधान के हिसाब से चलाने वाली जो पार्टी है, संविधान की रक्षा करने वाली जो पार्टी, उसके साथ, उसके उस विचार के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। आपने कहा कुछ लोग एकदम से निष्क्रिय थे, कुछ लोगों को पार्टी से निकाला जा चुका था, तो पहले से ही वो मान के अपने आप को रखे थे कि ठीक, हमें देर सवेर भाजपा में जाना है, सही मौका देख करके वो चले गए। अब एक जिला अध्यक्ष के तौर पे आप इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि फिर कोई नहीं जाएगा, चुनाव के दौरान कोई टूट नहीं होगी? देखिए, आना जाना लगा रहता है, चुनाव के समय लोग आते जाते हैं। और लोकतंत्र में आप जानते हैं ना, राजनीति में जो विरोधी भी है हमारा, जो हमारा बुराई करता है, वो भी मेरे साथ रहता है। उसकी मंशा मेरे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति अच्छी हो या ना हो, उसको बैठाना है। यही तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र विरोधी को, विरोधी विचारधारा, चाहे दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो, उसका ये बात इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मत था, कथन था कि प्रवीण सिंह अपने 4 साल के कार्यकाल में जो अपने सीनियर लीडर्स थे उनको मना नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए अपनी नीतियों को, अपने सिस्टम को, कि साथ मिलकर के काम करें। मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं जितने सीनियर लीडर थे उनकी संख्या कुल 20 से 25 थी। कुछ बेचारे इस दुनिया में नहीं है, कुछ हैं। तो उन लोगों की नाराज़गी ये थी, वो लोग कहते थे कि जो है कार्यालय से शुरू करिए ज्ञापन, ले आके यहाँ दे दिए 100 मीटर पे। हम थोड़ा दौड़ा देते थे, दूरी तय कर लेते थे, चल पाते नहीं थे। तो चल पाने वालों का भी मैं पैर छूता था, सबको प्रणाम करता था, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं थी। आपको पूछेंगे कभी कि क्या आपको कुछ बोलते थे? सबका पैर छूना, सबको प्रणाम करना, सबको एक मंच पर बैठाना। बल्कि नए लोगों में नाराज़गी थी कि भैया हम लोगों को लेकर के आ रहे हैं, हम लोग संगठन बना रहे हैं, हमको तो मंच माइक मिल ही नहीं रहा है। तो अभी कई लोगों ने तो यहाँ तक लिखा जाने के बाद कि कूड़ा साफ हुआ, लेकिन हम नहीं बोल सकते। उन्हीं कूड़ों में से एक, जिसको आप कूड़ा समझ रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि कूड़ा, उन्हीं में से एक आपके पार्टी के प्रवक्ता रहे जिन्होंने आप पे आरोप लगाया कि प्रवीण सिंह पार्टी में तानाशाही करते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, वो भी कूड़ा साफ करते थे, बता रहे हैं बात आपसे। वो, उनको हम नहीं प्रवक्ता बनाया। वो चाहते थे कि वो डेली 2 लोगों को पार्टी से निकाला जाए, और मैं पार्टी से किसी को निकालने के पक्ष में नहीं था। आज तक किसी व्यक्ति को हमने पार्टी से नहीं निकाला। एक व्यक्ति निकाला गया था, उसको पार्टी नहीं निकाला था, पार्टी ने वापस ले लिया, और 2-3 व्यक्ति को वही लोग अपने से निकाल दिए थे चुनाव के दौरान। हम किसी को पार्टी से निकालने के पक्ष में रहते ही नहीं।
हम तो पार्टी से जोड़ने के पक्ष में रहते हैं। कल ही हमने करीब 8-10 लोग को बसपा से आया ज्वाइन कराया मैं, और अब तक मैं लगभग 2,500 लोगों को ज्वाइन करा ये चुका क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पे या नहीं, हमसे आपने कहीं इशारा देने की कोशिश की हो कि अगर हमारे पार्टी से तोड़ करके प्रत्याशी बनाया जा सकता है तो हम भी बसपा के लोगों को शामिल करेंगे? वसीम भाई, आप विश्वास मानिएगा, अगर आप मैं कहूँ आपसे तो आप अतिशयोक्ति मानेंगे। एक सप्ताह अगर मैं प्रयास कर दूँ, जितने लोग मेरे संपर्क में, कम से कम मैं 2,000 लोग, सामान्य संख्या नहीं है, 2,000 लोग पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। अभी तो तबरपुर में कुछ लड़कों ने कहा कि हम स्वागत करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कहा कि मैंने पहली बार एक ऐसा नेता देखा जो जेल हंसते हुए गया और हंसते हुए बाहर आया, चेहरे पर शिकन नहीं थी। हमारे अपने लिए तो नहीं गए थे ना, हम मूर्ख हैं, हम जानते हैं हमारी पार्टी की जाति जनाधार नहीं है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पार्टी का सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम दर्ज हुआ। पढ़ाई लिखाई ठीक है, विश्वविद्यालय की राजनीति किया हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। सिर्फ इसलिए ना कि हम वैचारिक लोग हैं, हमें जो है सत्ता का ग्लैमर प्रभावित नहीं कर सकता। कोई पूर्ण बहुमत में आ जाए, कोई 50 साल तक सत्ता में रहे, चूँकि हम संविधान हम अगर लड़ पा रहे हैं, अगर हम कैसे लड़ते हैं, हम आप हैं, आप अगर आज हमसे हमारा बयान ले रहे हैं तो आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता चौथे स्तंभ के रूप में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था इसीलिए पूछ रहे हैं ना। हमारे जो संविधान में अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग हम लड़ करके कर सकते हैं, वही खतरे में है। जो उस खतरे को महसूस कर रहा होगा वह न कांग्रेस से अलग होगा, न इंडिया गठबंधन से अलग होगा, और अलग अगर हो रहा है तो उसका अपना निजी स्वार्थ है। और हम आज निजी स्वार्थ में जो बहकने वाले लोगों की बात इसलिए नहीं कर सकते कि आज कांग्रेस को संघर्षशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, देश को संघर्षशील लोगों की आवश्यकता है, इंडिया गठबंधन को संघर्षशील लोगों की आवश्यकता है। जब एक बार हम सत्ता में आ जाएंगे तो फिर आपस में जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लड़ेंगे, लेकिन आज निजी स्वार्थ का समय नहीं है, आज निष्पक्षता से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होने का समय है। कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की है, जिसको तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने लाख करोड़ में है, अपने उद्योगपति दोस्तों को और खुद स्वयं जो संलिप्त है उसमें, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर और तमाम जो काम ठेके पटेके चल रहे हैं उसमें, उसका प्रयोग देखिए उसने कर दिया कहाँ पर, सूरत में, और दूसरा प्रयोग हो गया इंदौर में। आप बताइए, एक व्यक्ति नामांकन करने जाता है जो वयस्क है, लोकसभा का प्रत्याशी बनने जाता है, पर्चा वापस ले लेता है, तो ऐसे तो ले नहीं लिया होगा। तो यहाँ जो जिस तरीके से पैसे का नंगा नाच हो रहा है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, यह क्या लोकतंत्र के शुभ संकेत मानते हैं? इसीलिए आवश्यक है कि जो ये पैसा कमाया है सरकार ने, और अगर जनता इस चीज़ को समझ ले, चूँकि जनता समझदार है, वो मुझे लगता है कि समझ ली है, क्योंकि मोदी जी की जो बोल भाषा है उससे लग रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस इनपुट उनको दे चुकी है, कुछ चुनाव हार रहे हैं वो। और हम जैसे कार्यकर्ताओं का दबाव होगा ये कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो हम जैसे लोगों के दिल को तसल्ली तब होगी जब नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होगा, जब जीएसटी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होगा, जब मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाएंगे, तब जैसे लगेगा हम जैसे कार्यकर्ताओं का त्याग, कि अपने बीवी बच्चे को छिड़ करके जेल जाना हो तो, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाना हो तो इससे लग रहा है कि सरकार इनकी नहीं आनी है। आजमगढ़ देखिए, दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं, घोसी देख लीजिए, अगल बगल की सीटें, हर जगह लड़ाई में है गठबंधन। तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा, और सरकार भी। इस बार कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बड़ी चर्चा में है, कौन से ऐसे फैक्टर उसमें देखते हैं आप जो इस चुनाव में अपना असर छोड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा, खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस ने जो बनाया है उसमें बेरोज़गारों के लिए है कि 3 साल की अप्रेंटिस है। कोई भी व्यक्ति ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक कुछ भी किया है तो उसको तत्काल अप्रेंटिस उसकी हो 3 साल की, 5800 रुपये, 1 लाख रुपये प्रति साल। महिलाओं को माना है कि वो ज़्यादा कामकाजी महिलाएँ जो हैं वो घरों में बाहर अंदर दोनों के तनाव से प्रेशर में रहती हैं, तो कम से कम उनके घर में अगर कोई कमाई का साधन न हो तो 1 लाख रुपये उनको दिया जाए सालाना। और इसी तरीके से ये है कि जो MSME के माध्यम से जो युवा बेरोजगार हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग खोलना चाहते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। किसान ऋण माफ़ी की बात है जो सबसे आवश्यक है। ये सबसे ज़्यादा हतोत्साहित कौन है? किसान है। किसान खेती नहीं करना चाहता, किसान इसलिए कि कर्ज तले दबा हुआ है। इन्होंने उद्योगपतियों का इतना लोन माफ़ कर दिया है, किसान की ब्याज दरें बढ़ गई हैं जो लोन ले रहा है। तो कांग्रेस का भी है घोषणा पत्र में कि उनकी ऋण माफ़ी का कार्यक्रम है, ऋण माफ़ किया जाए। क्योंकि ऋण माफ़ होगा तो खेती के प्रति वो उदासीन नहीं होगा। क्योंकि खेती के प्रति किसान उदासीन हो गया तो हम खाएंगे क्या? भाई, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है
तो वो तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है ना। तो ये सारे पॉइंट्स ज़मीन पर असर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक बात जानिए कि एक चीज़ तो तय है कि लोगों के दिमाग में एक बात पहले से है कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बिना कहे कर देती है। 2009 में तो किसान ऋण माफ़ हो गया 75,000 करोड़, किसी को मालूम ही नहीं कब माफ़ हो गया। और भाजपा ने थोड़ा सा माफ़ करके ऋण माफ़ी कार्यक्रम चलवाया और सारे ऋणी आते थे, गाली देते जाते थे और कहा जाता था कि अरे विनोद जी उठिए, आपका ऋण माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, कि माफ़ कितना हुआ 20,000, और सर्टिफिकेट लेके फ़ोटो खिंचवाते थे। इससे बेहुदा काम और हो सकता है? हर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, और आज जानिएगा जन सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लैंड एक्विजिशन बिल, ये सब किसके लिए हुआ? देश की जनता के लिए 10 वर्षों में जितना कांग्रेस ने काम किया है, अगर देश की जागरूक जनता अगर उसी को याद कर लेगी तो पूर्ण बहुमत की सत्ता इंडिया गठबंधन की बनेगी। चलिए, हमने बातचीत किया कांग्रेस के आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह जी से, जिनसे हमने ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत किया। कुछ राष्ट्रीय राजनीति के भी प्रश्न इनसे लिए और साथ ही क्षेत्रीय राजनीति का वो प्रश्न जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ, उसको भी हमने इनसे पूछा। इन्होंने कहा कि सबिहा अंसारी निश्चित तौर पर कांग्रेस की नेत्री रही हैं, लेकिन गई हैं, अपनी सबकी एक चाहत होती है, ख्वाहिश होती है राजनीति में आगे जाने की। लेकिन जिस मंच की मैं बात कर रहा था, उस मंच पर सबिहा अंसारी ने एक बात कहा था, एक वायदा किया था, इंशाअल्लाह का मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह से वादा करती हूँ कि मैंने जो कहा है मैं उसको पूरा करके ही दम लूँगी। तो सबिहा अंसारी का वो वायदा, अल्लाह से वायदा किया हुआ 1 हफ्ता 10 दिन नहीं चला। मैं सिर्फ सबिहा अंसारी की बात नहीं कर रहा, ये उन तमाम नेताओं के लिए भी जनता की तरफ से एक सवाल है, उन नेताओं को जो पल प्रतिपल कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जनता को धोखा देते हुए इधर उधर कूदते हैं, और उसका असर जनता ये इस तरह से लेती है अपने दिलो दिमाग पर कि वो कहती है कि इन्हीं नेताओं ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। बहरहाल, हमने बातचीत किया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।